नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिक्र हम बारिश और आफत का कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया तो कई जिलों में सड़क मार्ग के जरिए पहुंचे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का नया अवतार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित जगहों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा सीएम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके समीक्षा भी कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ 5 जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक सर्वेक्षण कर चुके हैं। औरैया, हमीरपुर, वाराणसी, इटावा, जालौन। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। गांव, घर, सड़क, स्कूल सब डूब चुके हैं तो कहीं डूबने के कगार पर है। लोगों की सांसें सासत में हैं। गांवों में सैलाब बह रहा है। लोग पलायन करने को मजबूर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लहरों के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के बीच लोगों की जिंदगी रुक सी गई है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोग अपने घरों को छोड़ जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा हाल बेहाल पूर्वांचल का है। वाराणसी, प्रयागराज में तो लोगों का बुरा हाल है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। लोग अपने सामान लेकर घर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां जनजीवन घर की छतों पर सिमट गया है। लोग अपनी गृहस्थी लेकर जिंदगी की तलाश में निकल पड़े हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यहां का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है। एनडीआरएफ की 11वीं वाहिनी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिला प्रशासन के राहत शिविरों में लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो वहीं प्रयागराज में लोगों का घरों से निकलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। यहाँ का मंजर इतना भयावह है कि पूरी की पूरी बस्ती में सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के लिए सूखी जमीन की तलाश करना बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ यमुना का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो वहीं जालौन में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना की मदद ली जा रही है। चंबल नदी और यमुना नदी में आई बाढ़ से 10 गांवों का संपर्क टूट गया है। इन तमाम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बाढ़ग्रस्त इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ग्रामवासियों को राशन और राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तहसील कालपी के 5 गांवों में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ठीक यही आलम फतेहपुर जिले का भी है। यहां से तस्वीरें जो आई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यहां सड़क डूब जाने के बाद ग्रामीण पानी में रास्ता पार कर रहे हैं। कब कौन बह जाए, कौन डूब जाए, किसी को नहीं पता। लोग नावों के जरिए गांव के गांव पार कर रहे हैं। पुलिस बल तैनात है लेकिन राहत नहीं मिल पा रही। नदियां जमीन को निगल जाने को बेताब हैं। तेज रफ्तार से बहती नदी जमीन को धीरे धीरे लगातार काट रही है। ये तो तय है कि इस जलजले के बाद सूबे के हालात बदतर हो चले हैं और इन तमाम हालातों को देखते हुए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला है। सीएम योगी औरैया और इटावा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन जनपदों में संचालित राहत और बचाव कार्यों की मौके पर समीक्षा भी करी। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, बेतवा, केन, सरयू नदी से सूबे में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन के इंतजामात और दावे व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ धरे के धरे रह जाते हैं। अभी बरसात का लंबा दौर बाकी है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन चाक चौबंद इंतजामात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे सूबे के अलग अलग हिस्सों की। सूबे में नदियों में उफान के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी। गंगा नदी उफान पर, जिसके कारण पूर्वांचल का हाल बेहाल। सूबे में 2 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे जहां के 605 से ज्यादा गांव जद में आए हुए हैं। वाराणसी और प्रयागराज का बुरा हाल है। प्रतापगढ़, औरैया, उत्तराखंड के बागेश्वर में भी बाढ़ से बुरा हाल है। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ कई जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने साफ कह दिया, 5 दिन राहत नहीं मिलेगी, बारिश अभी और होगी। पहले बारिश फिर बाढ़, अब तबाही। सरकार की ओर से बचाव कार्य के लिए अब तक 1133 नावें चलाई जा रही हैं। प्रदेश में बचाव कार्य के लिए स्थापित की गई हैं 976 बाढ़ चौकियां। उपचार के लिए बाढ़ क्षेत्रों में 409 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। प्रदेश के 24 जिलों में 605 ऐसे गांव जो कि बाढ़ की जद में हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, जालौन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की चपेट में। हमीरपुर के सबसे ज्यादा 75 गांव। मध्य उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 67 गांव बाढ़ की जद में हैं। प्रदेश में 110 गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यमुना, गंगा, वरुणा, घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तो वहीं बालू अड्डा में डायरिया से किशोर समेत 2 की मौत और 150 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद यहां और हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सियासतदान भी बाज नहीं आ रहे हैं। सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बालू अड्डे की घटना को लेकर नगर निगम का मुख्यालय घेर दिया और कहा कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पानी पीने से 2 बच्चों की मौत हुई। कईयों का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने पहुंचे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रविदास गुप्ता सर, इस तरीके से बालू अड्डे के 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अस्पताल में भर्ती, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मांग लेकर यहाँ घेराव कर रहे हैं। सीवर बालू अड्डा में सीवर लाइन और पानी का पाइपलाइन आपस जुड़ गया। इसके कारण से घरों के अंदर गंदा मैला दूषित पानी आ गया और 2 बच्चों की मौत हो गई। 125 से अधिक बच्चे और महिलाएं जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार की पूर्ण रूप से लापरवाही है और सरकार जिम्मेदार और दोषी है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल जिन लोगों के बच्चे बीमार हुए हैं उन लोगों को 10 लाख रुपया कम से कम मुआवजा मिले और जो 2 बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार लोगों को 20 लाख मुआवजा मिले और वहां पर पानी की नई पाइपलाइन करवाने का काम हो। क्या लगता है इसमें जो भी अधिकारी से उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके कारण से सीवर लाइन का पाइपलाइन पानी के पाइपलाइन जुड़ गई और कौन दोषी है, जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर मुकदमा कायम हो, लोग गिरफ्तार हो। साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लखनऊ के नगर निगम को बर्खास्त करना चाहिए। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। रामनगरी अयोध्या में 11 अगस्त से झूला मेला शुरू हो गया। कोरोना के चलते इस साल ये झूला महोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा, लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक झूला जरूर झुलाया जाएगा और गीत भी सुनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला चांदी के झूले में झूलेंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामलला के लिए 21 किलो चांदी का खास झूला तैयार करवाया गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहारी 498 वर्षों बाद रामलला चांदी के झूले में झूला झूलेंगे। 21 किलो चांदी से तैयार हुआ है रामलला का झूला। श्रावण मास में झूलन महोत्सव का है खासा महत्व। रामनगरी अयोध्या जिसका हर रंग निराला है और जब बात रामलला से जुड़े झूला महोत्सव की हो तो कहना ही क्या। 11 अगस्त से अयोध्या में झूला महोत्सव की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार कोरोना के चलते अयोध्या में झूला महोत्सव हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है और इस बार मणि पर्वत पर भी कोई खासा कार्यक्रम नहीं हुआ।
लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक झूला झुलाया जाएगा और गीत जरूर सुनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में भी इस बार के उत्सव की अलग छटा है, क्योंकि रामलला 21 किलो चांदी के झूले में झूलेंगे। साथ ही श्रावण मास में शुरू होने वाले झूलन महोत्सव का आनंद लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामलला के लिए चांदी का विशेष झूला बनवाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने झूले की फोटो शेयर करते हुए बताया कि इस बार रक्षाबंधन तक रामलला इसी विशेष झूले में झूला झूलेंगे। इसका झूलन उत्सव हम नाग पंचमी के दिन शुरू करेंगे और यह इसको चौथ के दिन माने 12 तारीख को ही झूला आ जाएगा। अभी झूला वहाँ आया नहीं है और जानी का झूला बन गया है और 12 को रात में झूला को लगा दिया जाएगा और 13 जो नाग पंचमी है उसी दिन से यह भगवान श्री राम अपने चांदी के पालने पर झूलेंगे। अयोध्या में हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया को झूलन महोत्सव की शुरुआत होती है। इस मौके पर अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों से विग्रह मणि पर्वत तक पालकियों में गाजे बाजे के साथ जाते हैं और वहीं पर झूला झूलते हैं। मणि पर्वत वही जगह है जहां माता सीता झूला झूलने आया करती थी। इसीलिए हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया को यहाँ बड़े महोत्सव का आयोजन होता है और यहाँ भगवान के विग्रह झूला झूलने के साथ ही पूरे देश में झूलन महोत्सव का आगाज हो जाता है। मणि पर्वत पर मंदिरों के विग्रह के झूला झूलने के बाद मंदिरों में झूले पड़ते हैं और भगवान को झूला झुलाया जाता है और उन्हें सावन के गीत भी सुनाए जाते हैं और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। लेकिन इस बार झूलन महोत्सव पर कोरोना का साया है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि रामलला के दर्शन तो होंगे, लेकिन एहतियात के साथ। जनता टीवी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने संसद में हंगामे को लेकर दुख जताया। मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि संसद में ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। तो वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की संसद और इसके उच्च सदन में मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव जैसी स्थितियां देखी, लेकिन संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इस मौके पर 30,000 गांवों में 75 घंटे प्रवास भी करेंगे। देखिए। जय भारत महासंपर्क अभियान के अंतर्गत ये पूरे कार्यक्रम को जो कांग्रेस पार्टी ने 3 दिन तक 30,000 ग्राम सभाओं वार्डों में 75 घंटे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जो प्रवास करेंगे, लगभग 90 लाख लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं ज्ञानवापी मामले में सिविल जज की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में दाखिल निगरानी याचिका वापस ले ली गई है। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत में लंच के बाद इस निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मुसाजिद की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में भी रीट याचिका दायर की जा चुकी है। ऐसे में दायर निगरानी याचिका को वापस ले रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अमर जवान ज्योति जलाई जाएगी। इसकी संभावित तारीख स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त निर्धारित की गई है। मेरठ में आज अमर जवान ज्योति जलाए जाने का ट्रायल भी हुआ है।
क्रांति के शहर में अमर जवान ज्योति जलाए जाने से स्थानीय लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। वहीं इतिहासकारों का ये कहना है कि जिस मेरठ शहर से क्रांति का बिगुल फूंका गया, वहां पर दिव्य लौ का जलना समूचे विश्व को संदेश देता है। आपको बता दें कि मेरठ में अमर जवान ज्योति का मामला संसद में उठाया गया था और दशकों के प्रयास के बाद अब क्रांति की नगरी को ये दिव्य सौगात मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आदित्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अमर जवान ज्योति ठीक दिल्ली के ही तर्ज पर मेरठ में भी अब जलेगी और उस धरती पर जलेगी जहां बैरकपुर छावनी से मनोज कुमार पांडे ने जलगार किया था। मंगल पांडे ने, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूजा क्रांतिग्राम मेरठ में स्थित शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति की मांग काफी अर्थे से उठ रही थी। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे एनजीओ हो, सभी मांग उठा रहे थे। सब जनप्रतिनिधि मिल रहे थे और अधिकारी से मिल रहे थे। सबकी एक ही मांग थी कि अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो। अब 12 अगस्त में आज ट्रायल हुआ उसका और 15 अगस्त को अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। दिल्ली के तर्ज पर ये 24 घंटे जलती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद सुखद बात है ये कि भारत के अंदर, देश के अंदर जिस स्थान से क्रांति की चिंगारी, स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी थी, उस जगह पर अब लौ जलती भी नजर आएगी। देश की शान में, वीरों के सम्मान में हरिद्वार से लेकर लाल किले तक पदयात्रा पर निकले विशाल चौहान आगामी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा जल देकर आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि 4 अगस्त को यात्रा प्रारंभ करने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी विशाल चौहान ने आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद पैदल यात्रा पर निकले विशाल के पैरों के नीचे छाले पड़ गए हैं, लेकिन विशाल का हौसला नहीं टूटा। इस समय विशाल चौहान गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। उनसे जब इस पैदल यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो युवाओं को देश के हित में ऐसे अनेकों कार्य करने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि देश का युवा हमेशा भारत का नाम रोशन करता रहे। सर, मैं देशभक्ति को उजागर करना चाहता हूं पूरे देश में, पूरे विश्व में, और ये भी बता देना चाहता हूं कि इस पैदल यात्रा से कि हमारे देश के सभी बच्चों को देश के सम्मान में, देश की आन बान शान के लिए और अपने माता की आन बान शान के लिए अपने कार्य करते रहने चाहिए और राष्ट्र हित में अपने कार्य करने चाहिए। और इस पैदल यात्रा से ये भी बता देना चाहता हूं कि यदि किसी लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्प लिया जाए और सच्ची लगन, सच्ची मेहनत की जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है अगर आपको, तो आवेदकों को अब अपॉइंटमेंट वाले दिन ही जाना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो ड्राइविंग टेस्ट है अब उसी दिन होने वाला है। पहले एक दिन की छूट मिला करती थी, परिवहन विभाग ने अब ये समाप्त कर दी है। अब अपॉइंटमेंट के दिन ही आरटीओ ऑफिस ना पहुंचने पर आवेदक की दोबारा ऑनलाइन आवेदन उसको करना होगा। परिवहन विभाग ने ये बदलाव दलालों पर अंकुश लगाने के लिहाज से किया है। परिवहन विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए ये पत्र भी लिखा, आवेदक के न आने पर उनको अनुपस्थित दिखाया जाएगा। देवरिया के भलुवनी थाना क्षेत्र ग्राम प्रधान चंदू यादव शराब माफिया की 51 लाख की अचल संपत्ति जब्त कर दी गई है। आपको बता दें, जिलाधिकारी के आदेश पर यह कदम उठाया गया। तो वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि चंदू यादव ने अवैध शराब से काफी धन अर्जित किया हुआ था। फिलहाल संपत्ति जब्त करते हुए तहसीलदार सदर को सौंप दी गई है। थाना भलुवनी का रहने वाला एक कुख्यात शराब तस्कर चंदू यादव, जो वर्तमान में भलुवनी के अपने गांव का ग्राम प्रधान भी है, उसके विरुद्ध थाना रामपुर कारखाना में गैंगस्टर अधिनियम के तहत की जा रही विवेचना के अंतर्गत गैंगस्टर के रूप में अवैध अर्जित संपत्ति से बनाए गए उसके मकान को, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 51 लाख रुपए है, आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय देवरिया के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा कुर्क कर दिया गया है। गोंडा के थाना एटियाथोक के बेस्ट कॉप ऑफ द मंथ मुख्य आरक्षी शंभू तिवारी को प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। दरअसल आज जोन कार्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक जोन अखिल कुमार ने गोरखपुर जोन के सभी जनपदों के जुलाई महीने में सर्वश्रेष्ठ और सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी देवभूमि की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा था। सीएम धामी हरिद्वार के
लक्सर पहुंचे थे, जहां पर दल्लावाला गांव में बन रहे राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास भी उन्होंने किया। साथ ही खानपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास योजनाओं की डोर टू डोर शिलान्यास भी करते नजर आए। इसके बाद सीएम धामी भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से भी मुलाकात करते नजर आए। सीएम ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है। रोशनाबाद पहुंचने पर वंदना कटारिया के परिजनों सहित क्षेत्रवासियों में भी खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी के नेता और फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य की धामी सरकार पर तंज कसते हुए नीरज शर्मा ने कहा कि आज उत्तराखंड में सरकार नाम मात्र की रह गई है। बीजेपी सिर्फ उत्तराखंड मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कब बदल जाए बीजेपी को भी नहीं पता। साथ ही नीरज ने कहा कि उत्तराखंड में कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश और मौसम बदलाव के बीच डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। सैंपलिंग करने के बाद ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों कोरोना का खतरा भी बरकरार है। 2 चरणों और 3 चरणों की फॉगिंग कर चुके हैं हम प्रत्येक वार्ड में। और लार्वासिडल स्प्रे वो भी हम लोग लगभग सभी वार्डों में 2 से 3 बार कर चुके हैं अभी तक। और इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर और मेलाथीन स्प्रे, डस्ट स्प्रे, उसको भी हम वार्डों में 2 बार कर चुके हैं प्रत्येक गली में। बरसात का मौसम है, 2 समय से चली रहा है, तो डेंगू की संभावना तो बनी रहती है और सब लोग ट्रेंड देखें तो रहेगी अभी। और उसमें भी सेंसिटाइज सबको कर दिया गया है। जैसे पीडियाट्रिक्स विभाग या मेडिसिन 2 इन्हीं में आएंगे। नोडल ऑफिसर हैं डेंगू के, वो सब मॉनिटर डेली रिपोर्ट जारी है वो है। और जो भी बुखार के मरीज आ रहे हैं उनके स्पेशली डेंगू का टेस्ट वो सब कराया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि नहीं। अभी इतना मरीज नहीं है, तो अभी है कि जब मान लो मेडिसिन वार्ड में बेड्स आरक्षित हैं और पीडियाट्रिक्स भी है, कोई डेंगू मरीज आता भी है, सस्पेक्ट भी है, वो भी होगा, तो उसको वहां भर्ती करने का पूरा प्राविधान उसमें वो है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतरीन हो।